गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइन एकेडमी। आज अपन दोस्तों बात करने वाले राजस्थान हिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सोहान वंश। आज तक बच्चों आरपीएससी एवं आरसीएसएम बोर्ड के द्वारा जितने भी क्वेश्चन जनवरी 2025 तक एग्जाम में पूछे गए उनकी डिटेल में चर्चा करने वाले। इसका अपन फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सोहान वंश का कि नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत जो आपके सामने ऑप्शन इसमें से किसने दिया था? विंसेंट स्मिथ, गौरीशंकर, कर्नल जेम्स टोड। देखो बच्चों, ये विंसेंट स्मिथ और कर्नल जेम्स टोड है, इन्होंने इनको है ना विदेशी मत से जोड़ने वाला है। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा डॉक्टर बी आर भंडारकर। डॉक्टर बी आर भंडारकर ने इनको नागर ब्राह्मण जो है इनसे इनकी उत्पत्ति मानी है। इसी के साथ अपन देखो यहाँ से अपन सारे मत देख लेते। देखो ठीक है। अब देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कि सोहानों की उत्पत्ति के विभिन्न मत का क्या क्या है। किसने बोला था कि ये ब्राह्मण वंशी है? वो देख लो, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बोला था। अग्निकुंड से उत्पत्ति मानी है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो का एक ग्रंथ है बच्चों चंद्रप्रदाय, उसमें इनको है ना अग्निकुंड वंशीय माना गया। यहाँ से बच्चों है ना स्यार वंश की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, इसके अलावा सूर्यवंश मिश्रण वगैरह अग्निकुंड से उत्पत्ति मानते हैं। सूर्यवंशी कौन मानता है? पृथ्वीराज विजय। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज विजय याद रखो। इंद्र के वंशज कौन मानता है? अपने रायपाल का जो सेवाड़ी है, ये पाली जिले के अंदर है, रायपाल का सेवाड़ी। ठीक है ना। अपने विदेशी मन जिससे अपन सचित्यन कहते हैं, ये कर्नल जेम्स टोड और डॉक्टर वी ए स्मिथ। देखो नाम भी बच्चे ऐसे हैं जैसे कि विलियम क्रोक वगैरह विदेशी है ना, तो ये सचित्यन की संतान इनको मानते हैं। और बच्चों जो हासी का शिलालेख है और अपने असलेसर जो मंदिर है इसका जो शिलालेख, ये इनको क्या मानता है? चंद्रवंशी मानता है। क्या मानता है? चंद्रवंशी मानता है। अब देखो, निम्न में से किस ग्रंथ में सोहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया? तो ऐसे इसमें से ऑप्शन एक बताओ जिसमें इनको सूर्यवंशी नहीं माना। जैसे अमीर रासो, अमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय, इन तीन जो ग्रंथ है इसमें तो क्या माना है? इनको सूर्यवंशी माना है। ठीक है ना। और देखो ये गोत्रोचचार है, इसमें आपके सूर्यवंशी नहीं माने। ये थोड़ा डिफरेंट अपन ऑप्शन भी दिख रहा है। ठीक है ना। अब देखो, सोहान राजवंश के संस्थापक कौन है? पृथ्वीराज तृतीय, सोमेश्वर, अर्णोराज्य, वासुदेव। तो बच्चों वासुदेव को इनका है ना सोहान जो वंश है, सोहान वंश, ये अपने अजमेर के जो सोहान, अजमेर के सोहानों की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, उनके क्या माना जाता है? इनको संस्थापक माना जाता है। अब देखो शाकंभरी या सांबरपन मानते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो सोहानों की बात हो रही है, और सोहान कहाँ के? अजमेर के। कहाँ के? अजमेर के। सोहानों की राजधानी इस वंश के संस्थापक वासुदेव थे, और बिजुला शिलालेख के अनुसार उन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया। एकदम इंपॉर्टेंट बात है वासुदेव सोहान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के सोहानों की राजधानी कौन सी थी? यानी देखो, अजमेर शहर की जब स्थापना होती है बच्चों, उससे पहले अजमेर की जो राजधानी कौन सी हुआ करती थी? तो सांबर हुआ करती थी। क्या हुआ करती है बच्चों? सांबर हुआ करती थी। ठीक है ना, अजमेर की स्थापना से जस्ट पहले। अब देखो, राजस्थान की प्राचीन शहर शाकंभरी, जिसे अब अपन सांबर कहते हैं, को 7वीं शताब्दी में वासुदेव नामक चौहान राजा ने इसको बचाया था। किसने? वासुदेव नामक जो चौहान राजा था, इसने इसको बसाने का काम किया था। किसको? आपके शाकंभरी या सांबर को। ठीक है ना। ये सोमेश्वर वगैरह है, ये अपन आगे बात करने वाले, विग्रह चतुर्थ, विग्रह प्रथम, इन सब के बारे में। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लेते हैं, वो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो है बच्चों, सोहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सोहान जो शासक है, इनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी मिलती है? तो बच्चों आई सत्रपुर नागौर मिलती है। कौन सी मिलती है? आई सत्रपुर नागौर मिलती है। इनकी प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी इनके सोहान वंशों की। और सोहान वंश ये कौन था? अजमेर वाला। ये इस बात को ध्यान रखना। देखो चहमान या सोहान जांगल देश के अंदर कौन कौन आते? जैसे बीकानेर, जयपुर, उत्तरी मारवाड़ के रहने वाले थे। उनके राज्य का प्रमुख भाग सपाद लक्ष्य, जिसे सांबर कहते थे, उनकी जो राजधानी हुआ करती थी आई छत्रपुर नागौर हुआ करती थी। किसको सोहानों का मूल स्थान माना जाता है? यानी किसको? अजमेर, दिल्ली, सपादलक्स या आई छत्रपुर। तो बच्चों सपादलक्स जो सांबर के आसपास का एरिया था, ये देखो, यानी कि उनके जो राज्य का प्रमुख भाग था वो सपादलक्स सांबर था। यहीं से अपना राइट आंसर क्या हो जाता है? सांबर वाला हो जाता है। अजमेर के सोहानों को जालौर के सोहान, रणथंभौर के सोहान, सपादलक्स के सोहान या नाडोल के सोहान। तो बच्चों जो अजमेर की अभी अपन जो भी बात करें वो अजमेर के सोहानों की बात कर रहे थे, तो इनको बच्चों है ना सपादलक्स के सोहान के रूप में भी जाना जाता है। अब देखो जालौर के सोहानों के संस्थापक अलग है। अब जो मैंने वासुदेव की बात की है, वो अपने क्या है? अपने अजमेर के सोहानों के संस्थापक थे। ठीक है ना, प्राचीन थे। अब देखो, चंदन जो राज है उसकी रानी रुद्राणी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी अपने सोहान शासक हुआ करते थे अजमेर की। इनकी जो रानी जो रुद्राणी थी, जो पुष्कर में प्रतिदिन क्या करती? 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी। वो किस वंश से संबंधित थी? तो बच्चों इसने देखो
कई एग्जाम ऐसा भी आ सकता है कि रुद्राणी किसकी पत्नी थी जो 1000 दीपदान करती थी पुष्कर के अंदर। अब मेरे को खुद को बताओ आप, क्या वहां पर जयपुर के कस्बा थे? इस प्रकार के क्वेश्चन को देना मतलब है ना जो पढ़ने वाले बच्चों के साथ धोखा है, सीधी सी बात है। तो बच्चों देखो, सबको पता है कि चौहान कहाँ थे, अजमेर में थे, तो शाकंभरी के चौहान आराम से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं, वो बच्चों हैं आपके सामने कि शाकंभरी के चौहान शासक चंदन राज की पत्नी रुद्राणी, जिसे अपन आत्म प्रभा या योगिनी या योगिक का जो बच्चों क्रिया है में निपुण थी, ऐसा माना जाता है कि वह पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपदान करके भगवान महादेव की क्या करती थी बच्चों, उपासना क्या करती थी। ठीक है, इस बात को भी आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो गुवक किस वंश का शासक था? तो चैमान, देखो गुवक बच्चों था आपने चैमान वंश का शासक था। देखो कछवा वंश था, वो जयपुर में था, तो ऐसा कभी नाम आपने सुना नहीं होगा। गुर्जर प्रतिहार है और हाड़ा अपने हाड़ौती क्षेत्र में थे। अब देखो वासुदेव चौहान चौहान शासकों का आदि पुरुष था। प्रारंभ में चौहान गुर्जर जो प्रतिहार थे उनके सामंत हुआ करते थे, परंतु बच्चों एक गुवक ऐसा आदमी था, वो क्या किया था, इसने स्वतंत्र शासन स्थापित कर गुर्जरों की अधीनता स्वीकार नहीं करते। तो परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो अपने चौहान थे वो क्या करते थे, प्रारंभ में क्या करते थे, गुर्जर प्रतिहारों की क्या करते थे, अधीनता स्वीकार कर लेते थे, ऐसे ऐसे चल रहा था शासन। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कब गुवक ने क्या किया कि उन्होंने वहां से उनकी क्या बोला कि देखो भाई, हम तो स्वतंत्र है, हम किसी अधीनता स्वीकार करने वाले नहीं है। तो ऐसे करके वो वहां से चले गए और इस प्रकार ये स्वतंत्र शासन स्थापित करते हैं। वासुदेव के वंशज चौहान शासक सामंत के वंशज दुर्लभ राज का पुत्र गुवक प्रथम ने चौहानों के आराध्य देव हर्षनाथ मंदिर, जो बच्चों हर्षनाथ की पहाड़ी सिक्कर का इसने निर्माण करवाया। किसने? गुवक प्रथम ने। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हर्षनाथ जो मंदिर आपके सिक्कर में, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो गुवक प्रथम ने करवाया थी। तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। इसी के साथ अपन आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से चौहान शासकों में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अब देखो ये क्वेश्चन आ गया कि हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, तो ये बच्चों गुवक प्रथम ने करवाया। किसने करवाया था? गुवक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कहां पर? अजमेर के अंदर करवाया था। ठीक है, नहीं ये हर्षनाथ मंदिर का नंबर सिक्कर में करवाया था। ठीक है, ये सॉरी, हर्षनाथ मंदिर का जो निर्माण है सिक्कर में हुआ था। अब देखो जैना, देखो जे आ रहा है, तो इसकी रचना किसने की? पृथ्वीराज विजय ने। विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 सालुक्यों को मार गिराया। निम्नलिखित उस शासक का नाम क्या था? तो एक ऐसा शासक बताना है जिसने 700 सालुक्यों को मार गिराया था पृथ्वीराज विजय के अनुसार। तो बच्चों वो थे पृथ्वीराज प्रथम। कौन थे? पृथ्वीराज प्रथम। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखो पृथ्वीराज प्रथम की बात करते हैं। पृथ्वीराज जो विजय ग्रंथ है, इसके 5वें खंड में पृथ्वीराज प्रथम ने 1105 में ईस्वी में 700 सालुक्यों को मार डाला, और जो पुष्कर में ब्राह्मणों को बच्चों क्या आए थे? लौटने आए थे। तो 700 सालुक्यों को क्या किया? मार डाले थे। अब देखो अजमेर के संस्थापक कौन थे? नाम से पता चल रहा है, अजयराज। ठीक है, अजयराज थे। और आपके अर्णोराज जो आनास जी के नाम से जाना जाते हैं, और इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। पृथ्वीराज प्रथम की बात करते हैं। पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजयराज, ठीक है, अजयराज 1105 से लेकर 1133 ईस्वी का इनका समय रहता है। चौहानों के साम्राज्य का निर्माण का समय माना जाता है अजयराज के समय। ठीक है, इन्होंने मालवा के परमाणु पर दबाव बनाने तथा अपने साम्राज्य सुरक्षित करने के लिए 1113 ईस्वी में, कब की बात है बच्चों? 1100, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना कर इसे अपनी राजधानी बनाई है। ठीक है, तो अजयराज थे, क्या किया था? अजमेर को राजधानी बनाने का काम किया था। इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। पृथ्वीराज विजय के अनुसार पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजयराज ने गर्जन मतंगा गर्जन मतंगा यानी गजनी के मलेश सुल्तानों को पराजित किया, और अजयराज ने श्री अजयदेव नाम से चांदी और तांबे के सिक्के चलाए, और उसकी कुछ मुद्राओं पर उसकी जो बच्चों रानी थी, क्या नाम थी? सोमल, जिसे कहीं पर सोमल देवी भी मिलता है, सोमलवती मिलता है, सोमलेखा मिलता है। सोमलेखा ज्यादा थोड़ा सा मैंने पढ़ा है कहीं पे। ठीक है, सोमलेखा नाम का अंकित भी करवाया था। वो बच्चों कौन? अजयराज थे। एकदम ऐसा क्वेश्चन बनता है कि अजमेर के चौहान शासक ने चांदी के सिक्के चलाए थे, बच्चों वो अजयराज था। ठीक है, श्री अजयपाल चौहान संस्थापक थे अलवर के, भरतपुर के, अजमेर के। देखो अजय, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। अजमेर, देखो इसमें अज आ रहा है, इसमें भी अज आ रहा है, इससे करके। ठीक है, अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे? ये अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि जो अजयराज जो चौहान थे उनके पिता कौन थे? चंद्रराज प्रथम, विग्रहराज,
इसके भी मैं आपको आगे जाके ट्रिक बताने वाला हूं, बहुत आसान सी ट्रिक है, ठीक है, ताकि आपको वो याद हो जाए इनका पूरा क्रम, लेकिन वो आएगा तब मैं बताऊंगा। तो बच्चों इनके पिता कौन थे अजयराज के? तो वो थे अपने पृथ्वीराज प्रथम, ठीक है ना, पृथ्वीराज प्रथम थे। पहले पृथ्वीराज प्रथम, इसके बाद में कौन थे? अजयराज, मतलब ये इनके पुत्र थे। अजयराज पुत्र थे किसके? पृथ्वीराज प्रथम के। अजमेर का पहला सोवन शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए। देखो मैंने बोला ही था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि चांदी के सिक्के किसने जारी किए थे, तो आपको चांदी के सिक्के के नाम से ध्यान रखना है। इस पर अपनी पत्नी सोमलेखा का नाम अंकित करवाया था, वो अजयराज था। कौन था वो? अजयराज आपको देखने को मिलता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा काल अजयराज से संबंधित था? यानी कि अजयराज जी ने कौन सा काल देखा था बच्चों 1105 ईस्वी में? क्योंकि आपको सन आपको याद है बच्चों 1311 ईस्वी, नहीं 1113 ईस्वी। कौन सा ईस्वी? 1113 ईस्वी में इन्होंने अजमेर शहर की जब स्थापना की थी। इसी के साथ अपन को याद या एग्जाम में आ सकता है कि 1105 ईस्वी का काल अजयराज का काल माना जाता है। किस सोहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई? तो बच्चों अजमेर को राजधानी बनाने वाला कौन था? अजयराज था। कौन था? अजयराज, इस बात को ध्यान रखना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन अजमेर के सोहान राजा अजयराज के विषय में सही नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से गलत है, वो अपन देखने वाले। देखो अजयराज ने अजमेर के नवीन नगर की स्थापना की। बच्चों ये ऑप्शन एकदम राइट है कि इन्होंने क्या की थी? अजमेर की स्थापना की, एकदम राइट ऑप्शन है। दूसरा जो ऑप्शन है कि पृथ्वीराज विजय के अनुसार, पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजयराज ने गर्जन या फिर कह सकते हैं मतंगा अर्थात गजनी के मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया था। तो बच्चों ये भी राइट आंसर है, जस्ट अपन ने यहाँ पर इस बॉक्स में पढ़ा था पूरा, ठीक है, इस बारे में। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा ऑप्शन है कि दिल्ली को अपने अधिकार में लेने वाला पहला शासक। भाई बिल्कुल गलत है बच्चों, दिल्ली को उन्होंने पहले सबसे पहले अंडर में नहीं किया था, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। अब देखो इसका भी मैं बताने वाला हूँ कि पहला स्वर्ण शासक कौन था जिसने है ना दिल्ली पे अधिकार किया था, वो भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आने वाला बताऊंगा डिटेल में। कुछ सिक्कों पर उसने अपनी रानी सोमलवती का नाम चांदी के सिक्कों पर अर्जित करवाया, ये भी ऑप्शन राइट है। तो बच्चों आपके राइट गलत ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखो राजस्थान के किस सोहान शासक को जैना के द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया जाता है? जब भी बात बच्चों आपकी चांदी की आएगी तो वो आपको नाम आने चाहिए अजयराज आना चाहिए। क्या नाम आना चाहिए? अजयराज आना चाहिए, ठीक है। अजयराज चौहान आपके माइंड में आना चाहिए कि इसने क्या किया था, बहुत सारे चांदी के सिक्के चला दिए थे और अपने पत्नी का नाम भी उल्लेखित करवाया था। पृथ्वीराज विजय के 5वें खंड में बताया गया है कि अजयराज द्वितीय और सलाना ने मालवा के राजा सुलहना के साथ साथ मुसलमानों को हराया। इसने दुनिया को पृथ्वी को चांदी के सिक्के से भर दिया था। तो बच्चों अजयराज चौहान था। अजयराज जिसने अजमेर की स्थापना की, ठीक है ना, इतने बड़े अपनी एक रियासत की स्थापना की, एक जिले की स्थापना आज के टाइम में जिसने की थी वो अजयराज था, ठीक है बच्चों, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। तो आपके एग्जाम में चांदी वाला क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है। नेक्स्ट देखते हैं कि अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से सत्य कथन बता दें। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। वह मालवा के नरवन को पराजित करने में असफल रहा। उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। तो बच्चों इसका जो पुत्र था अर्णोराज का जगदेव था। इसका पुत्र कौन था बच्चों? जगदेव। उसी जगदेव ने इसको मार दिया था। इसका मतलब आपके क्या हुआ कि बच्चों आपका फोर्थ ऑप्शन तो राइट है, आपका फोर्थ ऑप्शन राइट है। इसने प्रारंभ के राजकाल में उसने एक जो गजनवी जो आक्रमण था उसको खदेड़ दिया, ये भी ऑप्शन राइट है। और ऑप्शन नंबर थर्ड भी आपका राइट, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप देखो अर्णोराज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए। अर्णोराज का जो कार्यकाल रहता है वो 1133 से 1155 ईस्वी के बीच में रहता है। और बच्चों 1137 ईस्वी में इसी टाइम एक 37 का एक काल आता है, 37 का। इस 37 में बच्चों वो क्या करता है बताए? आपकी आना सागर जेल का निर्माण अजमेर में करवाता है। अब देखो अजयराज के बाद इसके पुत्र अर्णोराज। अजयराज के बच्चों 4 पुत्र थे, इसके बारे में देखेंगे। अजयराज ने 1133 ईस्वी में गद्दी संभाली, जैसे कि इसके बाद में अजयराज के बाद में किसने? अर्णोराज ने। उसने पंजाब के पूर्वी भाग और संयुक्त प्रांत के पश्चिमी भाग को विजित किया। और चालुक्य शासक कौन थे बच्चों? चालुक्य शासक कुमारपाल से हारने पर अर्णोराज की प्रतिष्ठा को काफी धक्का पहुंचा। यानी कि चालुक्य शासक कौन था बच्चों? कुमारपाल। उससे उसकी क्या होती है? हार होती है। उससे क्या होती है? उसकी हार होती है। और इसने महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि धारण की।
ऐसा इतनी उपाधि धारण करने वाला पहला अपने स्वान शासक था, ठीक है। अर्णोराज ने तुर्क आक्रमणकारी, तुर्क जो आक्रमणकारी उनको बुरी तरह से हराया, तथा मालवा के नरवम थे, मालवा का कौन था, नरवम, उसको भी पराजित किया। और चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज, चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की बच्चों पुत्री थी कांसन देवी। कौन थी पुत्री? कांसन देवी का विवाह अर्णोराज से किया और अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया। अजमेर में आना सागर झील का निर्माण का जो किया वो किसने किया? अर्णोराज ने किया था। अर्णोराज स्वयं शैव होते हुए भी अन्य धर्मों की प्रति सहिष्णु थे। उसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अजमेर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने करवाया था। ये आना सागर झील के बिल्कुल पास में बना हुआ है। अर्णोराज ने अजमेर में खतरगच के अनुयायियों के लिए भूमिदान की। और इंपोर्टेंट बच्चों मिलता है देवबोध। एक तो क्या मिलता है आपको? देवबोध। और एक मिलता है आपके धर्मघोष। क्या मिलता है बच्चों? देवबोध और धर्मघोष। ये दोनों इनके क्या थे? प्रखंड विद्वान हुआ करते थे, देवबोध और ये, ठीक है ना, जिनको उसने सम्मानित किया। अर्णोराज के पुत्र बच्चों कौन था? जगदेव, जिसने पिता की हत्या की कर 1155 ईस्वी में अजमेर के स्वान शासन पर अपना अधिकार स्थापित किया, जगदेव। और अपने ये जो जगदेव है ये अजमेर के स्वान शासकों का क्या है? पितृहंता माना जाता है। अजमेर के किस स्वान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी? तो वो हत्यारा कौन था? जगदेव था। नाम तो इसका देवों का जैसा है, लेकिन इसने पूरे जग को, पूरे जग का देवता, पूरे जग का देवता नाम तो ऐसा दिया है, लेकिन इस हरामी ने काम ऐसा किया है कि किसी को बताने लायक नहीं रहा है, ठीक है ना भाई। देखो मैंने ये सब थोड़ा गलत यूज किया, नहीं करना चाहिए इसके लिए, ऐसा वैसा होता था पहले। क्या बोले? अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो बच्चों वराह मंदिर का निर्माण करने वाले कौन थे? अजयराज, अर्णोराज। अजयराज का पुत्र कौन था? अर्णोराज, ठीक है बच्चों। अर्णोराज ने क्या किया था कि इसने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था और आना सागर झील के आसपास में इसका मंदिर बना था। अब ऑप्शन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है खटीबंधु या कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? धारावर्ष, विग्रह चतुर्थ, माणा कुंभा या माणा सांगा। तो देखो माणा सांगा भी थे, ये साहित्य में बहुत माहिर थे। इसी प्रकार अपने विग्रह जो चतुर्थ थे, सुहानों के विग्रह जो चतुर्थ थे, ये भी अपने इसमें क्या थे? कवि थे, विद्वान थे बहुत। इस कारण के कवि बांधव की उपाधि दी जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बच्चों क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इस बात को भी आपको थोड़ा बच्चों क्या करना है? ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो इनके बारे में डिटेल में देख लेते। विग्रह चतुर्थ, विग्रह चतुर्थ इनके बिसलदेव चौहान के नाम से भी जाना जाता है। ये 1158 से 1163 ईस्वी तक बच्चों क्या करते? शासन करते अजमेर के अंदर। 1158 ईस्वी में विग्रह चतुर्थ अजमेर का शासक बनता है। इन्होंने दिल्ली के तोमरों व दिल्ली के मुसलमानों को पराजित कर उस पर अधिकार कर दिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों कि विग्रह जो चतुर्थ थे वो दिल्ली पर शासन करने वाले या दिल्ली के शासकों को हराने वाले प्रथम स्वान शासक थे, प्रथम स्वान शासक थे। ये मैंने आपको उस टाइम बात बोली थी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने वाला हूं। तो ये कौन थे? विग्रह चतुर्थ थे। समकालीन लोग इन्हें कवि बांधव या कटेबंधु के नाम से पुकारते थे। इन्होंने संस्कृत में हरिकेली नाटक की रचना की और इन्हीं के समय ललित विग्रहराज का लेखक सोमदेव इनका दरबारी कवि था। यानी ललित विग्रह की रचना किसने की? सोमदेव ने की थी। और बच्चों एक जो रचना थी बिसल देव राशो, बिसल देव राशो की रचना किसने की? नरपति नाहला ने की थी। वो भी इसी टाइम की थी, जो बच्चों एक प्रेम कहानी पर आधारित है, ठीक है। अब देखो ललित विग्रह, ललित विग्रह इसके रचयिता कौन थे? सोमदेव। किस स्वान शासक के दरबार में थे? तो बच्चों जो सोमदेव था जिसने ललित विग्रह लिखी थी, तो ये विग्रह चतुर्थ जिसे अपन क्या कहते हैं? बिसलदेव राशो कहते हैं। तो ये प्रेम कहानी पर आधारित थे। स्वान शासकों में से किस शासक को बिसलदेव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इन्हीं के नाम पर बिसलदेव जो राशो लिखी थी वो थे बच्चों विग्रह चतुर्थ। कौन थे? विग्रह चतुर्थ। नाटक ललित विग्रह की रचना किसने की थी? हेमचंद्र सूरी, राजशेखर या सोमेंद्र। तो बच्चों सोमेंद्र या सोमदेव के द्वारा रचित थी ललित विग्रह, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने मिलता है कि विग्रह चतुर्थ की साप्ताहिक रचना हरिकेली है। देखो विग्रह जो चतुर्थ है इसकी जो हरिकेली बच्चों क्या था? नाटक थी। हरिकेली क्या थी? एक नाटक हुआ करती थी जो किसने लिखी थी? विग्रह चतुर्थ ने लिखी थी, स्वान शासक। हरिकेली संस्कृत जो नाटक इसकी रचना किसने की थी? तो ये विग्रह चतुर्थ ने की थी, जो स्वान शासक थे। अजयराज के वंशज, अजयराज जी थे, इनके वंशज कौन थे? विग्रह चतुर्थ द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक का नाम क्या था?
तो बच्चों वो जो प्रसिद्ध जो नाटक लिखी थी वो नाटक का नाम था आपके देखने को मिलता है भी कौन सा मिलता है बताओ मेरे को। अरिकेली नाटक। कौन सी नाटक मिलती है? अरिकेली नाटक। इसमें से आपको एक ऑप्शन दिख रहा है ललित विग्रह। इसकी रचना आप किसने की थी? सोमदेव के द्वारा की गई थी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। वो है कि अजमेर का पराक्रमी सोहान शासक, अजमेर का पराक्रमी सोहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर और अपने साम्राज्य में उसको मिलाने का जो काम किया था, तो वो बच्चों कौन था बताओ मेरे को। इसके जो ऑप्शन है विग्रह सतुर। तो ऐसा करने वाला प्रथम सोहान शासक था विग्रह सतुर, जिसने क्या किया था? दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। दिल्ली पर इसने क्या की थी बच्चों? विजय प्राप्त की थी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किस सोहान या सामान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर बांध की स्थापना की या बिसलपुर की स्थापना की? तो वो कौन था? विग्रह सतुर था। कौन था? विग्रह सतुर। तो देखो इसमें से उदय सिंह है, राणा सांगा है, ये अमीर है, ये तो अपने मेवाड़ के साथ है राणा सांगा वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर चौहान में क्या करने वाले हैं? मतलब ये पुलिस कांस्टेबल का पेपर बना रहे, निंदों में पेपर बना रहे। टोंक जिले में बिशलपुर कस्बा एवं बिशलपुर सागर बांध का निर्माण बिसल देव द्वारा करवाया गया। इसके काल में सोहानों का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। साहित्य और स्थापत्य की सेवा कर उसने अपने सपाद राज्य का विस्तार किया। विग्रह चतुर्थ ने जबालीपुर, यहाँ जवालीपुर जिसके अपन जवालापुर का नाम भी उन्होंने परिवर्तित, पहले इसको जवालीपुर कहते थे, उसको जवालापुर कर दिया। दिल्ली के शिवालिक अभिलेख से, दिल्ली का शिवालिक अभिलेख से ज्ञात है कि विग्रह चतुर्थ ने, किसने? विग्रह चतुर्थ ने मलेच्छों को बार बार पराजित किया और इसने गजनी के खुसरो शाह यानी खुसरो शाह को भी परास्त करने का काम किया था। ठीक है बच्चों, तो ये अपने कौन थे? अपने बिसल देव चौहान, या फिर इसको कहते हैं अपने विग्रह शत्रु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के राज्यकाल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख का उत्कीर्ण हुआ था? विग्रह चतुर्थ काल में। किसके काल में बच्चों? विग्रह चतुर्थ के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस सोहान शासक द्वारा जवालीपुर को ज्वालापुर में नाम इसका, यानी कि जवालीपुर से नाम क्या कर दिया? ज्वालापुर कर दिया। ऐसे करने वाले कौन थे? जगदेव। ये तो अपने कौन थे? पितृअंता थे सोहान वंश के। विग्रह चतुर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा विग्रह चतुर्थ हो जाएगा। अर्णोराज कौन थे? जिन्होंने आनंद सागर जेल का निर्माण करवाया। ठीक है, शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस सोहान शासक ने गजनवी के अमीर खुसरो जो शाह को पराजित करने का काम किया था? तो शिवालिक अभिलेख था जो दिल्ली का था, इसके अनुसार जो गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त करने का जो काम किया था बच्चों, वो विग्रह चतुर्थ ने किया था। और दिल्ली पे अधिकार करने वाला भी प्रथम सोहान शासक माना जाता है। विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा, यहाँ जिसे अपन तात्कालिक कह रहे संस्कृत पाठशाला या संस्कृत कंठाभरण, ऐसा कुछ नाम से इसका निर्माण किसने करवाया था? विग्रह चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, अर्णोराज, अजयराज। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके विग्रह चतुर्थ ने। विग्रह चतुर्थ ने अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। नहीं, ये संस्कृत पाठशाला के नाम से थे, लेकिन इसके बाद में इसका जो नाम चेंज हुआ था। ठीक है, बिसलदेव रासो, अरे बिसलदेव रासो नहीं, बिसलदेव चौहान, जिसे अपन विग्रह चतुर्थ के नाम से भी जानते हैं, ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला या फिर इसे अपन सरस्वती कंठाभरण के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन जो ऐबक था, ये मोहम्मद गोरी का सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये मोहम्मद गोरी का क्या था? सेनापति। इसने अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण इसका करवाया। और कब करवाया था? 1198 ईस्वी की बात है। 1198 ईस्वी की बात है बच्चों। और यहाँ पर एक पंजाब शाह का उर्स लगता है बच्चों। यहाँ पर क्या लगता है? पंजाब शाह का उर्स लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पंजाब शाह का जो उर्स है बच्चों अजमेर में बढ़ता है। ठीक है ना, ये पंजाब शाह का उर्स, इस बात को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है ना, पंजाब शाह का जो उर्स होता है, यहाँ पर लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। पंजाब शाह का उर्स है वो आपके यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मूलतः है मस्जिद। तो बच्चों ये संस्कृत पाठशाला के रूप में थी पहले, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का जो था, इसने क्या किया? इसने इसको तोड़ दिया, वो मस्जिद में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है बच्चों अजमेर में, देखने को मिलता है संस्कृत पाठशाला के रूप में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले नींद में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसको सरस्वती पाठशाला, सरस्वती देखो बच्चों इसमें वो उसका नाम है सरस्वती कंठाभरण। देखो यहाँ पर अपन देखा है ना सरस्वती कंठाभरण, इसलिए इस ऑप्शन को ऐसे माना कि संस्कृत पाठशाला रूप में अपन मान लेते हैं। बोर्ड ने इसका आंसर ये माना होगा सरस्वती पाठशाला के रूप में। ठीक है, किस सोहान वंश शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी?
तो बच्चों वो कौन थे? सोमेश्वर थे। कौन थे? सोमेश्वर थे, जिसने क्या किया था कि प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण करने वाले थे सोमेश्वर। कौन थे बच्चों? सोमेश्वर। अब बात आती है कि अर्णोराज के छोटे पुत्र। आपको मैंने बताया था कि अर्णोराज के बच्चों 4 पुत्र थे। इसमें कौन कौन थे? सोमेश्वर चौहान भी थे और अपने विग्रह चतुर्थ थे। ये दोनों बेटे किसके थे? अर्णोराज चौहान के थे। और 2 पुत्र ऐसे जिसका नाम भी थोड़ा अलग है। ठीक है, हाँ, एक का नाम जगदेव चौहान, एक का नाम क्या? जगदेव चौहान। 3 तो हो गए, एक का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, सोमेश्वर चौहान को बिजोली अभिलेख में प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण करने वाला कहा गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तो बच्चों ये 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। देखो बच्चों, द्वितीय इसलिए 1192 करना है, प्रथम होता तो 1191 का, इस बात का ध्यान रखना है। पृथ्वीराज चौहान थर्ड, इसका जो शासन काल है वो 1177 से 1192 रहता है। अच्छा है कि देखो यहाँ पर भी देखो एक 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 सब में एक एक दिख रहा है, साथ थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर दो। 1177 से 1192 ईस्वी का इनको राय पिथोरा, राय पिथोरा इसलिए कहते हैं कि युद्ध में पीठ न दिखाने वाला, यानी बहुत ताकतवर थे पृथ्वीराज चौहान थर्ड। और दल पुंगल, दल पुंगल का मतलब होता है विश्व विजेता। तो बच्चों पृथ्वीराज चौहान थर्ड को दल पुंगल की भी उपाधि मिली हुई थी। चौहान वंश का प्रसिद्ध राजा जिसने तराइन अपने वर्तमान में कर्नल हरियाणा के प्रथम युद्ध 1192 मोहम्मद गोरी को पराजित किया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में होता है। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित होती है। क्यों बच्चों की 1191 में क्या होता है? ये जीत जाते हैं, कौन? पृथ्वीराज चौहान थर्ड। लेकिन दूसरे युद्ध में उनकी हार हो जाती है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो गोरी की सेना उसका पीछा वगैरह नहीं करते, वो आराम से आके सो जाते हैं। ठीक है, इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की पराजय का कारण कन्नौज के शासक, कन्नौज के शासक जयसंत की पुत्री शिवगीता के प्रेम संबंधों को माना जाता है। भाई साहब क्या हो गए, एक युद्ध जीत लिया, दूसरे युद्ध में आराम से अपने प्रेमिका के साथ में घूमने चले गए। फिर तो ये हार का ये कारण था कौन? शिवगीता। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। और अपने शिवगीता से क्या किया था पृथ्वीराज चौहान ने? गंधर्व विवाह मतलब लव मैरिज की थी। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना थोड़ा। सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में किसने पराजित किया? लेकिन 1192 में वो उससे हार गया। तो वो कौन थे बच्चों? पृथ्वीराज थर्ड। कौन थे चौहान शासक? कौन? पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। 2 युद्ध। कितने युद्ध लड़े गए? 2 युद्ध लड़े गए थे। 1191 का युद्ध जो तराइन का प्रथम था, और 1192 का तराइन का बच्चों द्वितीय युद्ध आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ अपन 1 मिनट बच्चों वेट कीजिए थोड़ा, 1 मिनट। ठीक है, इनमें से किस वर्ष में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? तो देखो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। अब देखो बच्चों, ये पशु प्रेशर एग्जाम में पूछा गया था। अभी पशु प्रेशर एग्जाम हुआ था ना दिसंबर में अपने, उस टाइम। तो 1191 में प्रथम युद्ध, 1192 में दूसरा युद्ध। कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया? तो उस किले का नाम है राय पिथोरा। क्या है उस किले का नाम? राय पिथोरा बच्चों आपको देखने को मिलता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के लालकोट, दिल्ली का जो लालकोट जो किला है का निर्माण 12वीं शताब्दी में अनंगपाल तोमर, ये बच्चों इनके नाना थे। अनंगपाल तोमर क्या थे? पृथ्वीराज चौहान थर्ड के नाना थे। अनंगपाल तोमर के शासनकाल में हुआ था। कौन से किले का निर्माण? लालकोट। इसे दिल्ली का पहला शहर कहा जाता है। इसी किले को अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी से जीतकर इसका नाम क्या कर दिया? राय पिथौरा कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? राय पिथौरा कर दिया। तो ये भी एक राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में बन सकता है। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? विद्यापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन, विश्व रूप या सारंगधर। तो बच्चों देखो सारंगधर का संबंध इनसे आपके नहीं रहता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब देखो देखते हैं कि जो पृथ्वीराज जो चौहान थर्ड है, चौहान वंश के शासक थे, इनके जो प्रसिद्ध जो कवि माने जाते, जैनाक माने जाते हैं, जिनमें पृथ्वीराज जैनाक ऐसे कुछ रचना की थी उन्होंने। चंद्रप्रदय की रचना की थी, अपने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी, जनार्दन, आसादर, विद्यापति गौड़, विश्वरूप और पृथ्वी भट्ट आदि रचनाएं की थी। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था इसमें से? बाण भट्ट, रामानुज, चंद्रप्रदय, हरिहर। ऑप्शन नंबर थर्ड चंद्रप्रदय। कदमवास या कैम्बास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे? तो बच्चों ये कदमवास या जो कैम्बास है वो पृथ्वीराज जो थर्ड है, कौन बच्चों? पृथ्वीराज जो थर्ड है उसके क्या हुआ करते थे? ये मुख्यमंत्री हुआ
करते थे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, अजमेर के सोहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक, यानी कि ये अंतिम प्रतापी शासक हुआ करते थे पृथ्वीराज तृतीय। जो अजमेर के सोहान वंश का क्या अंतिम प्रतापी शासक, इनका जन्म 1167 ईस्वी में होता है। तो थोड़ा सा बच्चों ऐसे देखने को मिलता है कि 1167 में इनका जन्म, और 1100 जो टाइम पे सतत है उस टाइम शासक बन जाए, मतलब कम उम्र में शासक बनते हैं। गुजरात की तात्कालिक राजधानी ऐन्हाल पाट, यानी इनका जन्म कहाँ होता है बच्चों, गुजरात में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, गुजरात में देखने को मिलता है। पिता सोमेश्वर, पिता उनके पिता कौन थे, सोमेश्वर थे। उनकी मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज की आयु मात्र 11 वर्ष थी। ऐसे समय में उनकी माता कर्पूरी देवी ने श्रेष्ठ भूमिका निभाई। उस समय कदमबास या कैमास उनका सुयोग प्रधानमंत्री था। अब देखो, मोहम्मद गोरी का आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था। यानी कि मोहम्मद गोरी का आक्रमण हो रहा था, उस टाइम चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था, कदमबास था। कौन था बच्चों, कदमबास था। और एक योग्य प्रधानमंत्री थे। क्या थे, एक योग्य प्रधानमंत्री थे। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी। तो पृथ्वीराज थर्ड की माता थी कर्पूरी देवी। कौन थी, कर्पूरी देवी थी माता। पृथ्वीराज तृतीय सभी सोहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध 11 वर्ष, मात्र 11 वर्ष की आयु में क्या बैठे थे, सिंहासन पर बैठे थे। 1167 में जन्म, 1177 में शासक बन गए। कौन सा एकमात्र ग्रंथ दावा करता है कि राजा पृथ्वीराज की मृत्यु तराइन के युद्ध के मैदान में हुई थी। यानी कि कोई दावा करता है कि पृथ्वीराज जो है थर्ड, इनकी जो मृत्यु है तराइन के युद्ध के मैदान में हुई थी। ऐसा कहने वाला एकमात्र ग्रंथ है विरोध विधि विध्वंस। लक्ष्मीधर, कौन थे बच्चों, लक्ष्मीधर के द्वारा रचित विरोध विधि विध्वंस के अनुसार तराइन के युद्ध में ही पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी। पृथ्वीराज प्रबंध में कहा गया है कि तराइन के युद्ध के बाद पृथ्वीराज को गोरी कैद कर अजमेर ले गया, जहां उनकी मौत हो गई। और अमीर महाकाव्य में पृथ्वीराज को कैद करके बाद में मरवा देने तथा तबकात के नाशिर में पकड़कर फिर मरवाए जाना उल्लेखित ऐसा मिलता है। अब देखो, पृथ्वीराज चौहान थर्ड का समकालीन संदेल शासक कौन था। तो बच्चों संदेल शासक था परमारदी देव। कौन था बच्चों, परमारदी देव। इनका जो संबंध अपने रहता है, वो रहता है, एक युद्ध होता है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, महोबा विजय। कौन सी बच्चों, महोबा विजय। पृथ्वीराज ने 1182 में भरतपुर मथुरा के भंडानकों के विद्रोह का अंत किया तथा महोबा के संदेल शासक कौन थे, परमारदी देव को हराकर उसे संधि के लिए विवश किया। और 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर आक्रमण किया और परमारदी देव के दोनों वीर, एक तो थे आला और उदल, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आला और जो उदल थे, इनके विरुद्ध युद्ध वीरता से लड़ते हुए मातृभूमि के वर्षात में वीर गति को प्राप्त करते हैं। पृथ्वीराज थे ये, उन्होंने कुंजन राय कशवा को महोबा का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि महोबा के विजय के उपरांत वहां का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया, तो कुंजन राय कशवा को। भंडानकों का पूर्णतः दमन, भंडानक थे, इनका पूर्णतः दमन इनमें से किसने किया था, तो बच्चों देखना मिलता है पृथ्वीराज तृतीय। क्या मिलता है, पृथ्वीराज तृतीय। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहां का प्रशासक किसको नियुक्त किया, तो बच्चों कुंजन राय कस्वा को। किसको नियुक्त किया, कुंजन राय कस्वा को नियुक्त करने का काम किया गया। किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक जो परमारदी देव थे, उनकी क्या की थी, पराजित उनको किया था, तो वो बच्चों था। देखो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होता है ऐसा, तो देखो महोबा के अंदर आप देखोगे तो बच्चों इसमें महोबा में क्या आ रहा है, बी आ रहा है। महोबा में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, लास्ट में बी आ रहा है। बी से आपके बी सेकंड ऑप्शन पे आता है, तो 1100 क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करके याद कर सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था। तो यहाँ पर चालुक्य शासक की बात की जा रही, भीमदेव, जयसन या बच्चों कौन मिलता है, परमारदी देव। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा भीमदेव सेकंड। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर भीमदेव सेकंड हो जाएगा। 1184 के लगभग गुजरात के चालुक्य शासक कौन थे, भीमदेव। द्वितीय के प्रधानमंत्री
जल्दी प्रतिहार एवं पृथ्वीराज की सेना के मध्य नागौर का युद्ध होता है। तो परीक्षा में बच्चों ये भी पूछा जा सकता है कि नागौर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो बच्चों गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय और अपने पृथ्वीराज तृतीय के बीच में होता है, जिसके बाद दोनों में संधि हो गई और सोहानों की चालुक्य से लंबी शत्रुता का अंत होता है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सोहानों और चालुक्य के बीच में जो दुश्मनी थी वो कब खत्म होती है। तो अपने नागौर युद्ध के बाद में। सोहानों की अपने रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक कौन था। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपको गोविंद राज मिला। क्या मिलता है? गोविंद राज। तो ये अपने सोहानों की रणथंभौर जो शाखा है, सोहानों की कौन सी शाखा बताओ? रणथंभौर शाखा। अब तक अपने जो बात की थी वो सोहानों की अजमेर शाखा की बात की। किसकी बात की थी? सोहानों की अजमेर शाखा की बात करने का अपने काम किया था बच्चों। ठीक है। तो पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंद राज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से इस वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में की थी। यानी कि पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र कौन थे? गोविंद राज। क्योंकि बच्चों पृथ्वीराज तृतीय की जब मृत्यु हो जाती है 1192 ईस्वी में, तब क्या होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से इस वंश की स्थापना कौन करता है बच्चों? पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र कौन था? गोविंद राज। कौन था बच्चों? गोविंद राज ने कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से इस वंश की स्थापना करते 1194 में सोहानों के अपने रणथंभौर शाखा का। तो वो कौन होगा? गोविंद राज होगा। तो एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गोविंद राज किसका पुत्र था? पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र देखने को अपन को मिलता है। ठीक है। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रणथंभौर के शासक जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया। तो बच्चों ऐसे कौन थे कि रणथंभौर के चौहान शासक। अब देखो पहले अजमेर की बात करते, अब अपन आते रणथंभौर में आते हैं। तो वहां पर आते रणथंभौर में हमीरदेव चौहान वगैरह आते हैं, बहुत खतरनाक। इसमें बागभट्ट और अपने हमीरदेव चौहान, बागभट्ट और हमीरदेव चौहान आते हैं अपने रणथंभौर के शासक हैं। अब देखो वीर नारायण के समय दिल्ली सुल्तान, यहाँ पर कौन था? वीर नारायण था के समय दिल्ली सुल्तान ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। इसने वीर नारायण ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया, परंतु सुल्तान ने उसका दिल्ली में वध करवा दिया। इसके उत्तराधिकारी कौन थे? बागभट्ट ने दिल्ली सल्तनत से अपने राज्य की रक्षा की और आमिर ने कुल 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 युद्ध पर विजय रही और 17वें व अंतिम युद्ध में वह अलाउद्दीन खिलजी, 17वें व अंतिम युद्ध अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ता हुआ क्या होता है? वीर गति को प्राप्त होता है। मतलब बच्चों इसने 17 युद्ध लड़े थे, इसमें से 16 युद्ध पे विजय लेता है कौन? आपका हमीरदेव चौहान। मतलब बच्चों ये एक प्रकार की हट्टी लेते, जो ठान लेते वो काम वो करके दिखाते थे। अब देखो रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान की, देखो अपने रणथंभौर में आगे इसके चौहान शासक हमीरदेव चौहान की इस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी। पहले बच्चों कौन आते? जलाउद्दीन आते। पहले कौन आते? जलाउद्दीन। इसके पुत्र कौन थे? अलाउद्दीन। जलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ होती है 1290, 1299, 1301। बच्चों सबसे पहले आपको एग्जाम में बच्चों ये भी देखना है कि आप यहाँ पर जलाउद्दीन खिलजी बोला है, ना कि अलाउद्दीन खिलजी बोला है। तो जलाउद्दीन खिलजी के साथ 1290 में होती है। तो यहीं पे वो कहता है कि अपने राजस्थान के जो किले हैं उन मूंछ के बराबर नहीं है, अपन देखने वाले। जलाउद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में जाइन के दुर्ग पर आक्रमण किया। जाइन के दुर्ग पर क्या करते हैं? ये आक्रमण करते हैं कौन? जलाउद्दीन खिलजी 1290 में, जिसमें उसे क्या मिलती है? सफलता मिलती है। परंतु गुरुदास सैनी क्या करते थे? यहाँ के क्या थे? किलेदार थे, जिसने सोहान सेना का नेतृत्व किया। सोहान सेना का नेतृत्व किसने किया था? गुरुदास सैनी ने किया था, तथा क्या मारा गया और तुर्क सेना अपने रणथंभौर की ओर आगे बढ़ती है। यानी कि इनको क्या कहते हैं? इनकी किले की कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? किले की कुंजी। मतलब पहले आपको यदि जीतना रणथंभौर हो तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जैन के दुर्ग को जीत के आना पड़ेगा, इसके बाद भी पहुंच सकते हो। जैन के दुर्ग को जीता और सेना आगे बढ़ती है, मारा गया। तुर्क सेना रणथंभौर की ओर आगे बढ़ी और गढ़ को लेने के लिए चित्तौड़गढ़ जैसे चित्तौड़गढ़ है, जैसे रणथंभौर है, ऐसे। ठीक है। तो अपने गढ़ को लेने के लिए आगे बढ़ती रणथंभौर और मजनी सेवा तथा गरमच बनाने की पश्चात भी असफलता मिलने के कारण सुल्तान ने सेना से दिल्ली लौटते हैं और आमिर जो चौहान थे इन्होंने जैन पर पुनः अधिकार कर लिया और सुल्तान ने 1192 ईस्वी में दोबारा क्या करते? आक्रमण किले पर प्रयास किया और जैन की विजय से जलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाल दिया। कब की बात है? 1292 ईस्वी बात है। और अमीर खुसरो और बर्नी की तारीख ए फिरोज शाही के अनुसार दुर्ग को जीतने के जलाउद्दीन के समस्त
प्रयास असफल रहे। यानी कि जलालुद्दीन खिलजी ने बच्चों सारे प्रयास कर दिए थे, जलालुद्दीन खिलजी ने बच्चों सारे प्रयास कर लिए थे, लेकिन वो रणथंभौर को जीत नहीं पाया था। इसलिए जलालुद्दीन खिलजी क्या कहता है कि ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमानों की एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। सुल्तानों के लौटने पर अमीर ने जहीन पर पुनः अधिकार कर दिया था बच्चों, ठीक है। अब देखो ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, ये किस दुर्ग के बारे में कहा था बच्चों? तो ये कहा था रणथंभौर, जैसलमेर। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किले के लिए कहा था। तब वहां के शासक कौन थे? अमीरदेव सोहान थे बच्चों। कौन थे वहां के शासक? अमीरदेव सोहान थे। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लेते हैं, वो है आपके सामने। रणथंभौर के किस सोहान शासक ने, सेनापति ने जाइन के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया? तो बच्चों वो थे हमीरदेव सोहान। कौन थे? अपने रणथंभौर के शासक हमीरदेव सोहान ने। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, क्यों किया था भाई? कोई ना कोई तो रीजन होगा ना आक्रमण करने का। अपने राणा की सदर सेना, सुल्तान की विद्रोह को शरण देना। सबसे बड़ी बात थी कि अलाउद्दीन खिलजी के जो विद्रोही थे उनको क्या दी थी? इसने शरण दी थी। किसने? आपके हमीरदेव सोहान ने। इस कारण युद्ध होता है। रण रणथंभौर के सोहान शासक अमीर ने मंगोल विद्रोही कौन थे? मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह और कैबू। कौन थे? 2 जने थे मंगोल विद्रोही, मोहम्मद शाह और कैबरू को शरण देने के कारण एवं अमीर द्वारा राज कर बंद करने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा करता? राजकर बंद कर दिया था। इस कारण रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं। अब देखो पटवार मेन से पूछा गया 2016 में कि हमीरदेव ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के इस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण देने का काम किया था। तो बच्चों वो अपन को मिलता है कौन? वो मिलता है आपको, आपके सामने है अमीर खां, मीर अलाबंदे खां। बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर मोहम्मद शाह। क्या हो जाएगा आपके सामने इसका राइट आंसर? मीर मोहम्मद शाह इसका बच्चों क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखो, यहाँ पर एक क्लिक नहीं हो रहा है अभी थोड़ा, ठीक है। इसका राइट आंसर 4 आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली? तो भाई साहब ने मोहम्मद शाह थे, ये मंगोल थे, और ये इन्होंने अमीरदेव सोहान के पास में शरण लेते हैं। ये अपने रणथंभौर के सोहान शासक थे। वहां पर आके क्या ले लेते? शरण लेते। कौन? मोहम्मद शाह।